हेलो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने भूकंप, ज्वालामुखी, अक्षय अपरदन, इन सारी चीज़ों को कवर किया, टॉपिक्स को कवर किया। अब हम पढ़ेंगे चट्टान के बारे में। तो चट्टान क्या होता है, सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। तो चट्टान की परिभाषा होती है कि चट्टानें भूपृष्ठ के स्थल मंडल में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार के खनिजों का संगठित एवं असंगठित समूह है, जिनकी प्रकृति जिनकी प्रकृति ठोस, कठोर या मुलायम हो सकती है। तो चट्टानें जो हैं वो केवल ठोस ही नहीं होती हैं। आप लोगों के दिमाग में आएगा कि चट्टानों का मतलब ठोस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चट्टानें ठोस भी हो सकती हैं, कठोर भी हो सकती हैं, मुलायम भी हो सकती हैं। जैसे कैसे, मान लिया छोटे छोटे कण होते हैं तो मुलायम होते हैं, तो ये छोटे छोटे कण भी एक चट्टान है। तो इस तरह से चट्टानों की परिभाषा में है कि चट्टानें भूपृष्ठ के स्थल मंडल में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के खनिजों का संगठित एवं असंगठित समूह है, जो कि प्रकृति में ठोस, कठोर या मुलायम हो सकती हैं। फिर है चट्टानों का वर्गीकरण। तो एक लोबेक महोदय नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने लोबेक महोदय ने चट्टानों को उनकी उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर, कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके आधार पर 3 वर्गों में चट्टानों को बांटा। पहला है इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान। और थर्ड है कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। फर्स्ट है आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के इग्नी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है आग। तो आग के भांति मैग्मा के शीतलन से जब आग के भांति मैग्मा के शीतलन से निर्मित जो चट्टानें होती हैं उन्हें आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। जैसे मान लिया ये अंदर मैग्मा है, तो मैग्मा मैग्मा जब बाहर निकालती है लावा को, तो कुछ मोटे मोटे चट्टान जो है ठंडे हो जाते हैं, शीतलन के दौरान ठंडे हो जाते हैं। तो इससे आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति होती है। यह चट्टानें मूल चट्टान या पैतृक चट्टान भी कहलाती हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति होती है सबसे पहले, तो इसलिए इन्हें पैतृक चट्टान या मूल चट्टान कहते हैं। और इसीलिए इन्हें पहले उत्पत्ति होती है तो प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। तो यहाँ लिखा भी है, चूँकि चट्टानों की निर्माण प्रक्रिया में निर्मित होने वाली प्रक्रिया में ये सबसे पहले हैं, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। तो ये हो गई आग्नेय चट्टान के बारे में। एक बार और पढ़ के सुना देता हूँ। आग्नेय इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इग्नी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है आग। आग के भांति मैग्मा के शीतलन से निर्मित होने वाले चट्टानें को आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। यह चट्टानें मूल चट्टान या पैतृक चट्टान भी कहलाती हैं। चूँकि चट्टान का निर्माण प्रक्रिया में निर्मित होने वाली पहली है, मतलब पहला है ये, निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले होती है आग्नेय चट्टान की निर्माण, तो इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। फिर आग्नेय चट्टानों के गुण। तो आग्नेय चट्टानों के गुण होते हैं, क्रिस्टल इसमें होता है। तो क्रिस्टल कैसे होता है, तो इसको पढ़ के सुनाते हैं। यह चट्टान भूपृष्ठ पर या भूपृष्ठ के आंतरिक भागों में मैग्मा के धीरे धीरे ठंडे होने से निर्मित होते हैं, इसलिए इनमें क्रिस्टल पाया जाता है। क्योंकि धीरे धीरे मैग्मा ठंडा होता है तो क्रिस्टल पाया जाता है। जैसे आप केमिस्ट्री लैब में जब जाएंगे तो उसमें क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं। क्रिस्टल को हिंदी में रवा कहते हैं, तो रवा प्राप्त होता है। तो छोटे छोटे क्रिस्टल, इसे क्रिस्टल के रूप में भी पाया जाता है। अग्नि चट्टान में जो है क्रिस्टल पाया जाता है। जीवाश्म विहीन होता है। जीवाश्म विहीन मतलब जिसमें जीवाश्म ना हो, क्योंकि आग से बनी होती है तो कोई भी जीव जाएगा तो मर ही जाएगा, तो इसलिए उसमें जीव नहीं रहता है। जीवाश्म विहीन होती है आग्नेय चट्टानें। तो फर्स्ट है कि क्रिस्टल पाए जाते हैं, सेकंड है जीवाश्म विहीन होती हैं, थर्ड है परतों का अभाव पाया जाता है, उसमें परत नहीं पाई जाती हैं। परंतु बेसाल्टिक लावा पठारों में पाए जाने वाली परतें जो हैं वो लावा उद्गार के पृथक पृथक काल अवधि को दर्शाती हैं, मतलब परिचायक हैं, चट्टानों की परतों की नहीं। ये लिखा है चट्टानों की परतों की नहीं, मतलब जो बेसाल्टिक लावा पठारों में पाई जाती हैं परतें, वो परतें केवल पृथक पृथक काल अवधि को बताती हैं, वो पृथक पृथक काल अवधि को बताती हैं, लेकिन चट्टानों की परतों को नहीं बताती हैं। और इसमें परतों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। इसमें संरंध्रता और पारगम्यता निम्न पाई जाती है। संरंध्रता मतलब कि बीच में जो जगह होती है वो, तो इसमें संरंध्रता और पारगम्यता कम पाई जाती है। और इसमें बहुमूल्य धात्विक और अधात्विक कण जो हैं वो मिलते हैं, आग्नेय कणों में रहते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ आग्नेय रॉक, मतलब टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। कितने प्रकार के होते हैं आग्नेय चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें जो हैं उत्पत्ति के आधार पर इन चट्टानों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक उत्पत्ति के आधार पर, एक रासायनिक गठन के आधार पर। तो पहले तो उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं। इसमें अंतर्भेदी है और बहिर्भेदी है। इसको बड़ा करके उत्पत्ति के आधार पर
जैसे हमने ज्वालामुखी में पढ़ा था वैसे ही इसमें भी ये उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर अंतर्भेदी है और बहिर्भेदी। अंतर्भेदी में पातालीय में बैथोलिथ है और मध्य चट्टान में सिल, सीट, लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, डाइक। डाइक जो था ज्वालामुखी में जो ऐसे खड़ा मतलब खम्भे की तरह आकृति जो है उसे डाइक कहते हैं। लैकोलिथ जो मशरूम नुमा आकृति थी। लोपोलिथ जो तस्त्री नुमा आकृति थी। सील जो जो मोटे चादर थे उसे सील कहते थे, जो पतले चादर थे उसे सीट कहते थे। और फैकोलिथ ऐसे करके थी जो ऊर्ध्व और निम्न की तरह जब वो ज्वालामुखी बन जाता था तो उसे क्या कहते थे, फैकोलिथ कहते थे। और बैथोलिथ जो सबसे नीचे मैग्मा भरा रहता था उसे बैथोलिथ कहते थे। तो ये सारी जो घटनाएं हमने ज्वालामुखी में पढ़ लिया है। और बहिर्भेदी में बेसाल्ट का निर्माण होता है। तो ये उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर भी हमने पढ़ लिया है। अम्लीय होते हैं, अम्लीय चट्टानें जो होते हैं वो 60% से अधिक जो है उसमें 60% से अधिक क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है ना। अम्लीय चट्टानों में 60% से अधिक सिलिका पाया जाता है। ये सिलिका ही होगा लेकिन मैंने लिखा नहीं है। तो जैसे ग्रेनाइट और एंडेसाइट हो गया, सिलिका नहीं, जिसमें अम्लीय में 60% से अधिक सिलिका ही हो सकता है। चलो इसको कंफर्म करके, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने सिलिका ही शायद पढ़ा था, तो सिलिका ही होगा। इसमें ग्रेनाइट और एंडेसाइट पाया जाता है। क्षारीय 40 से 60% होते हैं। बेसाल्ट जो होता है वो क्षारीय है, अति क्षारीय जिसमें 40% से भी कम होता है। पेरिटाइट और गैब्रो। खनिजों की उपस्थिति के आधार पर एक तरह हो गया उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर, एक हो गया रासायनिक संगठन के आधार पर। अब हो गया खनिजों की उत्पत्ति के आधार पर। खनिजों की उत्पत्ति के आधार पर एक फेल्सिक चट्टान है, एक मैफिक चट्टान है। फेल्सिक चट्टानों में फेल्सपार की मात्रा अधिक होती है जैसे ग्रेनाइट में, और मैफिक चट्टानों में फेरोमैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है जैसे बेसाल्ट में। चौथा है रवा की मात्रा एवं आकार के आधार पर। तो फेनेरेटिक है, अफेनेटिक है और ग्लासी है। फेनेरेटिक, अफेनेटिक और ग्लासी। फेनेटिक, अफेनेटिक और ग्लासी, ये तीनों याद कर लेना। फेनेरेटिक में रवा का आकार बड़ा व मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अधिक होती है, जैसे ग्रेनाइट और एंडीसाइट होते हैं। फिर है अफेनेटिक में सूक्ष्म आकार का रवा होता है, जैसे भूपटल पर मैग्मा ठंड से निम्न स्थिति से बेसाल्ट, इसमें इसका एग्जाम्पल बेसाल्ट है। और ग्लासी का जो एग्जाम्पल है वो है रायोलाइट और डूनाइट। फिर है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें, इसे द्वितीयक चट्टानें भी बोलते हैं। तो आग्नेय की या कायांतरित चट्टानों के अपक्षय या अपर्दन से, जब आग्नेय चट्टानें या कायांतरित चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन होता है तो अवसादों का समूहन एकत्रीकरण होने की वजह से इन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। जैसे मान लिया ये कोई चट्टान है, आग्नेय चट्टान है और वहाँ से अपर्दन हो रहा है, अपक्षय और अपर्दन हो रहा है, तो यहाँ पर नीचे पर परतदार चट्टान बन रही है तो इसे अवसाद कहते हैं, अवसादी चट्टानें। और चूँकि अवसादों का जमाव हमेशा परत दर परत होता है इसलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं, अवसादी चट्टानों को। और चूँकि आग्नेय चट्टानों के उपरांत निर्मित होते हैं इसलिए इन्हें द्वितीयक चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक और इसे द्वितीयक। तो ये रहा आग्नेय चट्टानों के बारे में, सॉरी उसके अवसादी चट्टानों के बारे में। अब अवसादी चट्टानों के गुण देख लेते हैं। तो इस मुलायम संरंध्र और पारगम चट्टानें होती हैं और आग्नेय में क्या था, सुरंध्रता और पारगम्यता नहीं थी, निम्न थी, इसमें होती हैं पारगम्यता। और यह परतों में विभाजित होती है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें रवा की अनुपस्थिति होती है, क्रिस्टल नहीं बनते, इसमें धात्विक तथा अधात्विक खनिज पाए जाते हैं जैसे चूना पत्थर, लौह, अयस्क, कोयला। अवसादी चट्टानों के प्रकार, चट्टान चूड़ों से निर्मित अवसादी चट्टान जो है जैसे बालुका पत्थर, ऐतिहासिक किले, कांग्लोमेरेट। और दूसरा है जलज चट्टान जो जल पर बनती हैं जैसे सैल। तो सैल जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम सैल जलज चट्टान में मिलता है, अवसादी चट्टान है एक जलज चट्टान। कार्बनिक चट्टान भी एक अवसादी चट्टान है जैसे चूना पत्थर, खड़िया, कोयला। रासायनिक चट्टान में चूना पत्थर और चट्टानी नमक आते हैं। तो अवसादी चट्टानों के 4 प्रकार हो गए, चट्टान चूड़ों से निर्मित अवसादी चट्टान, जलज चट्टान, कार्बनिक चट्टान और रासायनिक चट्टान। फिर है कायांतरित चट्टान किसे कहते हैं, तो आग्नेय और अवसादी का जब उच्च दाब और उच्च ताप पर रूपांतरण होता है तो उसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो वही इसका परिभाषा देखना, लिखा है परिभाषा, उच्च ताप दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानें अपने गुणों के संदर्भ में परिवर्तित या रूपांतरित करती हैं जिन्हें कायांतरित चट्टान कहते हैं। मतलब उच्च दाब और ताप चाहिए होता है आग्नेय और अवसादी चट्टानें, तो इससे क्रिया करके क्या होती हैं, अपने गुणों में परिवर्तित हो जाती हैं और रूपांतरण हो जाता है इनका। ये सब चट्टानें सर्वाधिक कठोर होती हैं, परतों का अभाव होता है, रवा की अनुपस्थिति होती है, रवा मतलब क्रिस्टल, आंतरिक महत्व के होते हैं, भूपटल के आंतरिक भागों में उपस्थित होने की वजह से इनकी प्राप्ति खनन क्रिया द्वारा होती है।
उच्च तापमान वाले रूपांतरित चट्टान जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं क्योंकि तापमान उच्च है। तो अब देखिए इसमें कुछ रूपांतरित चट्टानें हैं और उनका जो है रूपांतरण है। तो ये स्टेट पीसीएस में या मतलब किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ सकता है। चूना पत्थर खड़िया से संगमरमर बनते हैं। किससे क्या बनता है? ग्रेनाइट से क्वार्टज, बेसाल्ट से सिस्ट, सिस्ट से सेलेट, ग्रेफाइट से हीरा, बीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस, बिटुमिनस से एंथ्रासाइट, पीएल बी ए पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, मतलब इससे ए ऐसे करके। सेल से स्लेट, रायोलाइट से सिस्ट, गैब्रो से सरपेटाइन। अब देखो ये जो है पीट समझाया गया है। पीट क्या होता है? तो जैसे जो पेड़ पौधे थे जल के अंदर आ गए तो इनका दबी वनस्पति जो है अवसादों के दबने से कोयला बनाने का चरण है पीट, पहला चरण। अब इन तीनों का रूपांतरण चट्टान चक्र के माध्यम से दिखाया गया है। आग्नेय का जब देखो कायांतरित का जब धसाव होता है तो आग्नेय बनती है, और आग्नेय का उच्च ताप और दाब से क्या बनता है? कायांतरित बनती है। अवसादी के उच्च ताप और दाब से कायांतरित बनती है, और अपक्षय पर्दन से अवसादी, ये भी अपक्षय और पर्दन से अवसादी बनती है, और धसाव से आग्नेय बनती है। तो एक ये चट्टान चक्र हो गया। चित्र बना देना आप लोग एग्जाम में। फिर है देखो अब एक क्वेश्चन दिया था मेंस का सर ने, तो इसमें हमने लिखा है कुछ अपने तरह से, अपने मन से लिखा था इसको। चट्टानों को संक्षेप में परिभाषित करते हुए चट्टानों की निर्माण प्रक्रिया को संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। तो पृथ्वी के स्थलमंडल पर पाए जाने वाले उन खनिजों का संगठित तथा असंगठित समूह जो पृथ्वी के अंतरतम से निकलने वाले मैग्मा के शीतलन के पश्चात उपस्थित हैं, चट्टान कहलाते हैं। ये प्रकृति में ठोस, दृढ़ और मुलायम भी हो सकते हैं। चट्टानों के प्रकार: आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। आग्नेय चट्टानें: इस चट्टान का निर्माण पृथ्वी के अंतरतम में उपस्थित मैग्मा के शीतलन होने से होता है, जैसे ग्रेनाइट, एंडेसाइट, बेसाल्ट, गैब्रो। अवसादी चट्टान: आग्नेय चट्टानों के अपक्षय अपरदन से अवसादी चट्टानों के निर्माण, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। कायांतरित चट्टान: उच्च ताप दाब तथा आयतन नहीं रहेगा, उच्च ताप दाब, यहाँ मैंने गलत कर दिया। उच्च ताप दाब से आग्नेय और अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानों, ग्रेफाइट से, हीरा से स्लेट। चट्टानों को निर्माण को हम निम्न प्रकार दे सकते हैं: चट्टान चक्र। फिर इसके बाद ये बना दिया हूँ, बस हो गया काम। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट है पर्वत, पठार और मैदान के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत, पठार, मैदान क्या होता है? तो जो पृथ्वी पर शक्तियाँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक है अंतर्जात और एक है बहिर्जात शक्तियाँ। तो बहिर्जात में हमने अपक्षय अपर्दन पढ़ लिया, अपक्षय अपर्दन बृहद क्षरण भी पढ़ लेंगे आगे, और अपक्षय अपर्दन हमने पढ़ लिया बहिर्जात शक्तियों में। और अंतर्जात शक्तियों में देखिए क्या क्या हमने पढ़ लिया है। अंतर्जात शक्तियों तो इसको बोलते हैं इंडोजेनेटिक, इंडोजेनेटिक, INDO, इंडो, GENET, जेनेटिक, इंडोजेनेटिक। इसमें पटल विरूपणी बल होता है जिसकी दर मंद होती है, और आकस्मिक बल जिसकी दर तीव्र होती है। आकस्मिक बल में ज्वालामुखी और भूकंप पढ़ लिया, और हम लोग आकस्मिक बल को कहते हैं कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक में हमने ज्वालामुखी और भूकंप पढ़ लिया है। और पटल विरूपणी दर में मंद, इसमें हमने महादेशक बल, जिसको एपिरोजेनेटिक बोलते हैं, इसमें महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के सिद्धांत हमने पढ़ लिया। महाद्वीप जो ऊर्ध्वमुख के ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ बल लगता है तो ऊर्ध्वमुखी बल कहते हैं, और महासागर जो बनता है अधोमुखी बल से बनता है। पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया: एक होता है महादेशजनक बल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एपिरोजेनेटिक, जिससे महाद्वीप और महासागर बनते हैं। इसका भी हमने महाद्रोणियों के सिद्धांत से सब समझ लिया है। अब हमें पढ़ना है पर्वत निर्माणकारी बल, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्रेस्ड संपीड़न बल और टेंशनल तनावमूलक बल। काम संपीड़न बल से जो वलन और संवलन होता है वो पढ़ेंगे, और भ्रंशन और चटकन जो होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पर्वत के बारे में जानते हैं, पर्वत क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से एक बार समझा देते हैं। पर्वत जो 900 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं और ये ढाल होती है, उसे पर्वत कहते हैं। और हिल जो होता है 600 से 900 मीटर के बीच में होता है हिल, और पठार जो होता है 300 से 600 मीटर, और मैदान जो होता है 300 मीटर के कम तक होता है। जैसे पर्वत और पहाड़ी में अंतर होता है, शायद 1000 मीटर से ऊपर को जो रहता है उसे पर्वत कहते हैं, और पहाड़ी जो होता है 1000 मीटर से नीचे तक रहता है, लेकिन दोनों का ढाल रहता है। तो ये पर्वत और पहाड़ी में अंतर हो गया। बाकी पर्वत, पठार और मैदान में हम लोग अंतर जो है, पर्वत जो है 900 मीटर से ऊंचा रहता है, पठार 300 से 800 मीटर, और मैदान 300 मीटर। और जो ये ढाल रहता है ऐसे तिरछानुमा, अभी इसका शुद्ध शब्द क्या है उसको देखेंगे। और जो पठार रहता है ऊपर समतल रहता है, या तो थोड़ा थोड़ा ऐसे रहता है ऊपर नीचे, और ये मैदान समतल रहता है लगभग नीचे 300 मीटर के नीचे ऐसे थोड़ा बहुत रहता है। तो पर्वत में क्या है एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। इन तीनों
को एक दूसरे से ऊंचाई, आकृति तथा संरचना के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। ऊंचाई भी देखेंगे, आकृति भी देखेंगे और संरचना भी देखेंगे। जैसे पर्वत जो है समीपी भूदृष्टि से स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली उच्च ढाल, ढाल कैसी होती है? उच्च होती है। उच्च ढाल एवं शंकुनुमा शीर्ष वाली आकृतियाँ होती हैं जिनकी ऊंचाई 900 मीटर से अधिक पाई जाती है। फिर पठार क्या होता है? उच्च से मध्यम ढाल वाली ऐसी आकृतियां हैं जिसकी शीर्ष समतल या उर्मिल होती है। उर्मिल मतलब ऐसे ऐसे करके थोड़ा होती हैं, कटक के भांति होती हैं, जिनकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर होती है। परंतु तिब्बत का पठार 4000 मीटर के लगभग है। तो ये अपवाद है, लेकिन अपवाद नहीं है, इसको अभी और गुण देखेंगे, क्योंकि खाली हम आकार और ऊंचाई से नहीं हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हिमालय पर्वत तंत्र का उदाहरण है तथा प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसका जो पेज है ये 2 बार हो गया है। तो इसको वही मतलब जो मैं समझा रहा था वही है, फिर से वही चीज़। तो पठार जो है ये पठार है और इधर मैदान है। हिमालय पर्वत तंत्र का उदाहरण है तथा प्रायद्वीपीय पठार भी है। प्रायद्वीपीय जो है पठार है और हिमालय क्या है? पर्वत तंत्र है, क्योंकि ये 900 मीटर से ऊंचा है, और प्रायद्वीपीय पठार जो 300 से 600 मीटर के बीच। सागर तट से अधिकतम 300 मीटर की ऊंचाई वाली स्थलाकृतियाँ जिनका ढाल अत्यंत मंद तथा शीर्ष दूर दूर तक विस्तृत होता है, समतल पाया जाता है, इसी को मैदान कहते हैं। फिर है पर्वत के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले घाटियों में ऊंचाई 300 मीटर से अधिक पाई जाती है, इसलिए स्थलाकृतियों के विभाजन में केवल ऊंचाई आधार नहीं हो सकता। जो पर्वत के घाटी है ना, उसमें 300 मीटर से अधिक, पर्वत की जो आंतरिक भाग में पाए जाने वाली घाटी हैं, घाटियों में जो ऊंचाई हो 300 मीटर से अधिक पाई जाती है, इसलिए स्थलाकृतियों के विभाजन में केवल ऊंचाई आधार नहीं हो सकता। जैसे ऐसे 300 मीटर के ऊपर एक घाटियाँ पाई जाती हैं, तो खाली ऊंचाई हम नहीं देख सकते हैं। ऊंचाई जब इतना 300 मीटर रहेगा तो मैदान होगा, उसको हम और भी तरीके से देख सकते हैं। तो जो पर्वतों के प्रकार पहले देख लेते हैं, कैसे कैसे पर्वत के प्रकार, कितने प्रकार के हैं पर्वत। तो कालखंड के आधार पर हमने देख लिया प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन। प्री कैम्ब्रियन में अरावली पूर्वी घाट, सतपुड़ा, और कैनेडियन में बिंद, हर्सिनियन में यूराल, हिमालय और रॉकी, अल्पाइन में। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर भी हमने जो है इसका देख लिया है, फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। फिर आकृति एवं समूहन के आधार पर तो पर्वत कटक, सबसे पहले पर्वत कटक देखेंगे। पर्वत कटक होता है संकीर्ण लंबी रेखीय श्रेणी। जैसे मान लिया भारत में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, कलेजा, कले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो संकीर्ण श्रेणियां हैं इसे पर्वत कटक कहते हैं। पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं? पृथक कालखंड के पर्वत कटकों का समूह जो है पर्वत श्रृंखला कहलाता है। जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन तीनों को मिला दिया जाए तो पर्वत श्रृंखला हो गई है, और एक एक करके देखेंगे तो पर्वत कटक हो गया। फिर है पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? एक ही कालखंड के पर्वत कटकों का समूह पर्वत श्रेणी कहलाता है। एक ही कालखंड, जैसे शिवालिक, हिमालय और शिवालिक, और एक बीच में और मध्य हिमालय और शिवालिक, ये तीनों जो हैं एक ही कालखंड के पर्वत हैं, तो इसे कहा जाता है पर्वत श्रेणी। पर्वत तंत्र किसे कहते हैं? पर्वत तंत्र जो होता है एक ही भूवैज्ञानिक कालखंड में निर्मित करीब करीब एक जैसी आकृति संरचना, मतलब इसका कालखंड एक ही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन आकृति करीब करीब एक जैसी रहेगी और कालखंड भी एक जैसा रहेगा, तो इसे पर्वत तंत्र कहते हैं। जैसे उत्तर भारत का पर्वत तंत्र जिसमें हिमालय और ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ आती हैं, तो हिमालय और ट्रांस हिमालय मिलकर पर्वत तंत्र बनाते हैं, जो कि एक ही कालखंड में एक ही संरचना के हैं। और पर्वत कालडेरा किसे कहते हैं? ये विभिन्न कालखंड के विभिन्न संरचना वाले पर्वत समूह होते हैं। जैसे मान लिए यहाँ पे देखो पर्वत कालडोरा की एक यहाँ उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत है, यहाँ पर्वत है, यहाँ पर्वत है, यहाँ पर्वत है, और सारे अलग अलग कालखंड में बने, तो इसे पर्वत कार्डिलेरा कहते हैं। फिर है पर्वत निर्माणकारी जो बल होते हैं, कौन कौन से बल काम करते हैं? एक तो संपीड़न बल होता है, एक तनाव मूलक बल। संपीड़न बल जब एक केंद्र की तरफ दो बल लगते हैं, दोनों तरफ से बल लगते हैं, तो उसे संपीड़न बल कहते हैं। और संपीड़न बल में जब होता है तो इसके दो प्रभाव होते हैं, एक तो वलन होता है और एक संवलन होता है। वलन और संवलन अभी पढ़ेंगे। और उत्संवलन के दो भाग हैं, उत्संवलन और अवसंवलन। तो पहले संपीड़न बल का परिभाषा देखते हैं। जब बल दो विपरीत दिशाओं से एक केंद्र की ओर लग रहा हो तो उसे संपीड़न बल कहते हैं। दो विपरीत दिशाओं से एक केंद्र है और दोनों तरफ से लग रहा है, तो ये संपीड़न बल कहते हैं। ये चित्र मैंने यहाँ पे बनाया है, ऐसे करके बनेगा चित्र। ये दोनों तरफ से ऐसे लगा दो
ये संपीड़न बल हो गया। संपीड़न बल के प्रभाव से अगर संपूर्ण भूखंड यदि ऊपर की ओर उठ जाए तो इसे संवलन कहते हैं। मतलब अगर सारा भूखंड ऊपर उठ जाए तो इसे संवलन कहते हैं, और अगर नीचे आ जाए तो इसे संवलन। दो प्रकार के होते हैं। देखो, संपीड़न बल के प्रभाव से अगर संपूर्ण भूखंड यदि ऊपर की ओर उठ जाए या नीचे की ओर तो इसे संवलन कहते हैं। ये संवलन चाहे ऊपर उठे या नीचे उठे, नीचे चला जाए तो संवलन कहते हैं। लेकिन जब ऊपर उठेगा तो उत्संवलन कहेंगे, और नीचे जाएगा तो डाउन वार्पिंग या अवसंवलन कहेंगे। तो ये हो गया संवलन के प्रकार। और वलन किसे कहते हैं? यदि संपीड़न बल के प्रभाव से भूखंड का कुछ हिस्सा ऊपर और कुछ हिस्सा नीचे, तो इसे क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। इस ऊपर वाले हिस्से को अवनति और नीचे वाले हिस्सों को अभिनति कहते हैं। तो यहाँ पे वलन के भी दो प्रकार लिख सकते हैं, अवनति और अभिनति। ठीक है, तो ये हो गया संपीड़न बल के बारे में। तो अब वलन हो गया। अब वलन को भी अनेक प्रकार में बांटते हैं। तो वलन को पहले देख लेते हैं, फिर उसका तनाव मूलक बल देखेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? संपीड़न बल में दो तरह होते हैं, वलन संवलन। संवलन का देख लिया कि पूरा पूरा भूभाग उठ जाता है, उस संवलन कहते हैं, और नीचे झुक जाता है मतलब पूरा पूरा भूभाग, तो अवसंवलन कहते हैं। और वलन किसे कहते हैं? वलन में ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसे वलन कहते हैं। वलन के प्रकार बहुत हैं। सम्मित वलन, कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। सम्मित वलन किसे कहते हैं? सम्मित वलन में जब पर्वतों की दोनों भुजाएं बराबर ढाल वाली हों, जब पर्वतों की दोनों भुजाएं जो हैं बराबर ढाल वाली हों, ये दोनों बराबर हों, तो उसे कहते हैं सम्मित वलन। असम्मित वलन, जब एक भुजा जो है दूसरे भुजा से असम्मित हो, तो इसे क्या कहते हैं? असम्मित वलन। ये रखा, जब दोनों भुजाएं बराबर ना हो। समन्वित वलन, समन्वित वलन माने कि दोनों एक दूसरे से मतलब 90 अंश पर लंबवत हों, जब दोनों भुजाएं आधार तल से लगभग लंबवत हों, जब दोनों भुजाएं आधार तल से लगभग लंबवत हों, तो उसे क्या कहते हैं? समन्वित वलन। एकनत वलन, जब एकनत माने जब एक भुजा लंबवत हो और एक भुजा लंबवत ना हो, एक वलन की भुजा लगभग लंबवत हो, दूसरा ढाल भिन्न हो, तो उसे एकनत वलन कहते हैं। ये चित्र बना दीजिएगा, ऐसे है, ऐसे करके। फिर है श्यान वलन या लेटा हुआ। तो लेटा हुआ, जब दो विपरीत दिशाओं से लगने वाले बल असमान दर से कार्य करते हों, तो वलन की भुजाएं आधार तल और लगभग लेटी हुई प्रतीत होती हैं। मतलब ऐसे हो जाती हैं, ये वलन ऐसे हो जाएगा, लेटी हुई प्रतीत होंगी, तो इसको कहते हैं लेटा हुआ या श्यान वलन। जब दो दिशाओं में लगने वाला बल जो है असमान दर से कार्य करे। और ग्रीवा खंड माने क्या होता है कि दोनों दूर दूर हो जाती हैं, दोनों भुजाएं एक दूसरे से बहुत दूर जुड़ करके। जब दो दिशाओं के लगने वाले बल से एक तरफ का बना बल इतना अधिक हो जाए कि दूसरी भुजा टूट करके दूसरे स्थान पर चली जाए, ऐसे करके बना दो, और यहाँ बना दो, और बीच में ऐसे एक लाइन लगा दो, एक यहाँ जोड़ दो और एक यहाँ जोड़ दो, टूट गई, तो इसे कहते हैं ग्रीवा खंड। तो ये हो गया वलन के बारे में। और तनाव मूलक बल जो होते हैं, तनाव मूलक बल होता है कि जैसे दो मान लिया पर्वत हैं, तो इनमें खिंचाव होता है, दो तरफ बल लगते हैं विपरीत दिशाओं में। तो जब बल किसी एक केंद्र से दो विपरीत दिशाओं में लग रहा हो, तो उसे तनाव बल कहते हैं। तनाव बल से भ्रंश घाटी निर्मित होती है, ब्लैक पर्वत निर्मित होती है। तो भ्रंश घाटी कैसे निर्मित होती है? तो देखो, ये भ्रंश, जैसे मान लिया दो पर्वत हैं, इन्हें ब्लॉक माउंटेन कहेंगे, और एक पर्वत जो है नीचे धंस गया, तो यहाँ जब नीचे धंस गया संकीर्ण रूप से, तो इसे कहते हैं भ्रंश घाटी। इसे क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। जैसे एग्जाम्पल है, ये मान लिया सतपुड़ा पर्वत है आपका, ब्लॉक पर्वत, और बिंद पर्वत है जो ये भी एक ब्लॉक पर्वत है, तो इन दोनों के बीच में भ्रंश घाटी निर्मित हुई। और जब क्या होता है कि ये भी सेम उसी तरह है, ये ब्लैक फॉरेस्ट जो है ब्लॉक पर्वत है, और सिजस पर्वत भी ब्लॉक पर्वत है, और राइन भ्रंश घाटी भी इसी का एग्जाम्पल है। अब जब मान लिया कि पर्वत हैं, मान लिया पर्वत के बीच में खिंचा हुआ, और ये दोनों आकार पर्वत के बीच में खिंचा हुआ, तो ये दोनों ऊपर उठ गए, तो इसे हार्टज पर्वत कहते हैं। हार्टज पर्वत, कौन सा पर्वत? हार्टज पर्वत। और ये दोनों पर्वत को रिफ्ट वैली कहते हैं, रिफ्ट घाटी। और ग्रैबन जो है वो संकीर्ण भ्रंश घाटियाँ हैं, मतलब कि ऐसे घाटियाँ जो बन जाती हैं एकदम गहरे, तो संकीर्ण भ्रंश घाटी कहते हैं। ब्लॉक पर्वत और हार्टज में अंतर, छोटे आकार के ब्लॉक पर्वत ही हार्टज कहलाते हैं, हार्टज पर्वत कहलाते हैं। जो छोटे आकार के ब्लॉक पर्वत रहते हैं, ये जो है धंस गया थोड़ा सा, जैसे मान लिया, देखो ये वाला चित्र समझते हैं, ऐसे था, तो ये भाग तो यहीं रह गया, लेकिन ये भाग जो है इसे थोड़ा नीचे नीचे हो गया, थोड़ा सा नीचे नीचे हो गया है, तो ऐसे करके। तो वही कह रहा है कि जो ब्लॉक पर्वत, छोटे आकार के ब्लॉक पर्वत होते हैं, वो हार्टज कहलाते हैं। तो इसको और अच्छे समझने के लिए इसका एक वीडियो देख लीजिएगा, मतलब कोई, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आया इतना मैंने समझा दिया।
इतना इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो तनाव मूलक बल जो कि दो तरफ काम करते हैं केंद्र से, और संपीड़न बल जो एक ही तरफ काम करते हैं। ओके, थैंक यू। अगले अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान के बारे में, जिसमें हम लोग मौसम, जलवायु और वायुमंडल, सूर्य ताप, वायुमंडलीय तापमान, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।